अब देखिए, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के अंदर या उसके मेथड्स के अंदर एक अच्छा तरीका बेंचमार्किंग है, बैलेंस स्कोर कार्ड है, परफॉर्मेंस पिरामिड है। बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर हम क्या देखते हैं? हाँ मिनहाल, ये भी सही बात है। ये कहते हैं सर कभी कभी हम ही वो होते हैं जिससे कंपेयर किया जा रहा होता है। बहरहाल, बैलेंस स्कोर कार्ड और उसकी सस्टेनेबल बैलेंस स्कोर कार्ड का क्या मतलब है? देखिए, बैलेंस स्कोर कार्ड एक ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एंगल को कवर नहीं करते। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव तो इसके अंदर होता ही है, फाइनेंशियल के साथ साथ इसमें आपका कस्टमर का पर्सपेक्टिव भी होता है, आपके ऑपरेशंस और इंटरनल डिपार्टमेंट्स का, फंक्शंस का भी कम जो है वो असेसमेंट होता है, और यहां पे आप अपने फ्यूचर इनोवेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव को भी जो है कवर करते हैं। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचो, एक ऑर्गेनाइजेशन कितने बिल्डिंग ब्लॉक्स पर खड़ी है, या एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस कितने बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर खड़ी हुई है? सर सबसे पहला होता है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, सबसे पहला। सीधी सी बात है, अगर कंपनी कुछ कमा रही होगी तो चल पाएगी, नहीं कमा रही होगी तो नहीं चल पाएगी, अनलेस के वो कोई डोनेशन बेस्ड, चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है और वेलफेयर का कोई काम करना है, जैसे कि एडी फाउंडेशन हो गया। लेकिन वहां पे भी फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव एक बड़ा एंगल रखता है, तभी वो अपने डोनेशंस के लिए कैंपेनिंग करते ही रहते थे, करते ही रहते थे, करते ही रहते थे। एक वक्त आया, लोगों को ईदी पर इतना भरोसा हो गया कि अब उन्हें कैंपेनिंग नहीं करनी पड़ती थी, उन्हें फंड्स खुद मिल जाते थे। तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव वहां भी था। एक तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है कि आप इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ द कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में क्या आ जाता है? आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है, आपका फाइनेंशियल साउंडनेस आ जाती है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ आ जाती है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। देखो, मैंने ये तीन चीजें क्या लिखी हैं? सिंपल, प्रॉफिटेबिलिटी, माजी कैसा रहा, कितना कमाया माजी में। फाइनेंशियल साउंडनेस, आज आप कैसे हैं, ये हाल की बात है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, फ्यूचर कैसा नजर आ रहा है। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में ये तीनों चीजें आपने देखनी है। नंबर्स के पर्सपेक्टिव से, हम क्या आगे मशीनरी अपनी एक्सपैंड करेंगे, फैक्ट्री बड़ी करेंगे, क्या हम डिमांड देख रहे हैं, क्या हम ये चीजें देख रहे हैं, ये आपने देखना है। यहाँ पे सारा फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में आ जाता है। ठीक है, ये पार्ट वन हो गया, डन। ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होती है। दूसरा, उसके कस्टमर्स। अगर उसके कस्टमर्स उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो फाइनेंशियली क्या किसी भी एंगल से कभी भी ग्रो नहीं कर सकती। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अमेजॉन। अमेजॉन के अंदर एक चीज बोली जाती है, कस्टमर इज द किंग। ये जेफ बेजोस के अपने अल्फाज हैं, कस्टमर इज द किंग। वैसे तो खैर हमेशा से बोला गया ये जुमला, लेकिन वो उसको बाकायदा अप्लाई करते हैं। वो कहते हैं, सोचो किंग कैसा होता है। किंग कभी भी अपनी 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 जो सल्तनत है, अपनी सल्तनत के लोग हैं, उनसे ना नहीं सुनना चाहता। तो अगर कस्टमर कोई चीज रिटर्न कर रहा है, ना नहीं बोलो, ले लो उससे रिटर्न फॉरन। बेशक वो बोले मुझे पसंद नहीं आया, मुझे अच्छा नहीं लगा, ये हुआ, फलाना हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, जो भी हुआ, वो कह रहा है, मना कर रहा है, ले लो चीज वापस। अमेजोन की एग्जैक्ट यही पॉलिसी है। वो कहते हैं किंग कैसा होता है, जिसे लेट डिलीवरी पसंद नहीं होती चीजों की। उसने कोई चीज मांगी, उसे वक्त पे मिल जानी चाहिए। तो आप भी एज क्विक एज पॉसिबल उसको डिलीवर करें। अमेजोन की बड़े बड़े शहरों में चाहे दूर से भी डिलीवरी आनी हो, मैक्सिमम 2 डेज के अंदर वो चीज मिल जाती है, कभी कभी सेम डे पे मिल जाती है। इतनी तेज डिलीवरी शायद ही दुनिया में और कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कर पाता है जितना तेज अमेजोन डिलीवर करता है। उसका जो यूएसपी है, जो डिफरेंशिएटर है, वो है ही है कि आपको रिफंड पे वो तंग नहीं करेगा, आपको चीज फौरन मिल जाएगी। उसकी वेबसाइट पे वैरायटी बहुत होगी, बहुत तरह के सप्लायर्स होंगे, आप हर चीज उस तरह से मंगवा सकते हैं। 3-4 बड़े डिफरेंशिएटर्स हैं जो उसकी कंपेरेटिव एडवांटेज बनते हैं, जो उसकी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स बनते हैं। बहरहाल, कस्टमर्स का पर्सपेक्टिव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके कस्टमर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। सर कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव से मैं क्या क्या देख सकता हूँ? मैं कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव से उनका फीडबैक देख सकता हूँ, मैं उनकी तरफ से दी जाने वाली रेटिंग्स देख सकता हूँ। आजकल तो रेटिंग का बड़ा दौर है। मैं अपनी सेल्स रिटर्न्स को इवैल्यूएट कर सकता हूँ। मैं कोई कंपनी की तरफ, कस्टमर की तरफ से कोई कंप्लेंट आई है, उसको इवैल्यूएट कर सकता हूँ। आपके पास एग्जाम में डेटा दिया हुआ होगा, आपने उस डेटा से इवैल्यूएट करना है कंपनी का कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है। व्हाट वी आर लुकिंग फॉर ओवर हियर, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं इवेंचुअली? सर यहाँ हम देख रहे हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक है। दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक है, एक कंपनी पैसे से चलती है, दूसरी कस्टमर से चलती है। कस्टमर नहीं होगा, आप सामान किसी को नहीं बेच पाएंगे। कस्टमर आपसे खुश कब होगा?
कस्टमर आपसे खुश तब होगा जब आपके अपने लोग, आपका अपना स्टाफ बेहतर होगा, उनको ट्रीट करने वाला आपके लोग बेहतर होंगे, आपके सिस्टम्स, आपके प्रोसेसेस अच्छे होंगे। अगर आपके सिस्टम्स और आपके प्रोसेसेस अच्छे नहीं है, लोग कभी भी इस चीज पर आपको जो है वो अवॉर्ड नहीं करेंगे। मुझे बताओ, इफ कंपटीशन इज एक्सट्रीमली हाई, कस्टमर में शिफ्ट टू द कंपेटिटर। बिल्कुल ऐसे ही कस्टमर, जब मैं रेस्टोरेंट की बात करता हूँ, आप जिस भी शहर में हो, आपके जहन में कौन से रेस्टोरेंट का नाम आता है सबसे पहले, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है जाना? क्या कोई मुझे बताएगा? कराची में हो, लाहौर में हो, इस्लामाबाद में हो, कहीं पर भी आप हो। चले, एक आया मंदी हाउस, एक आया मैकडोनल्ड्स, और बस दो ही लोगों को रेस्टोरेंट जाने का शौक है और कोई खाने पीने का शौक नहीं है। दानिश कहते हैं सेवियर, शाहजहां ग्रिल, जमीन अंसारी, केएफसी। कहीं पर भी आपको, कहीं पर भी आपको अगर खाना मिलने में बहुत देर है, बहुत ज्यादा देर है, या स्टाफ बदतमीज है, आप वहां पे जाना पसंद करेंगे? चाहे उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो, टेस्ट बेशक बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर उनके ऑपरेशंस अच्छे नहीं है और उनका स्टाफ अगर बदतमीज है, तो आप वहां पे नहीं जाना पसंद करेंगे। अगर आपको ये बात याद रहती है ना कि आप रेस्टोरेंट इन दो चीजों की वजह से नहीं जाएंगे, तो आपको तीसरी चीज भी याद रहेगी, वो आपका इंटरनल पर्सपेक्टिव है। दैट्स योर इंटरनल पर्सपेक्टिव। सर, इंटरनल पर्सपेक्टिव में हमारे पास क्या आ जाता है? इंटरनल पर्सपेक्टिव में हमारे पास हमारे तमाम ऑपरेशंस आ जाते हैं। यहाँ पे किसी ने कहा सर डिलीवर करवा लेंगे, तो डिलीवरी भी तो लेट करेंगे वो, अगर उनके ऑपरेशंस बुरे होंगे तो। अगर ऑपरेशंस बुरे होंगे तो डिलीवरी लेट करेंगे। अगर आप कहेंगे सर मैं फूड पांडा को लगवा लूंगा, तो उनकी पैकेजिंग में हो सकता है कोई मसला होगा, सही तरीके से वो चीज आपको डिलीवर नहीं कर पा रहे। गालिबन कोई भी मसला हो, कोई भी इस तरह से हो, यहाँ पर आपका इंप्लॉइज का और ऑपरेशंस का पर्सपेक्टिव आ जाता है। इंप्लॉइज का और ऑपरेशंस का पर्सपेक्टिव आ जाता है, सही। इंप्लॉइज और ऑपरेशंस के पर्सपेक्टिव में हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं? मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास आ सकता है कि आपकी वेस्टेज कितनी आ रही है, कितने ऑपरेशंस आपके एफिशिएंट हैं, कहाँ कहाँ आप और ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो काम कर सकते हैं, कहाँ पे आके आपके प्रोडक्ट में कोई इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है, कोई ऑपरेशंस में ऑप्टिमाइजेशन लाई जा सकती है, कहाँ पर आपके कोई ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के की एस्पेक्ट्स को बेहतर किया जा सकता है। ये तमाम की तमाम चीजें यहाँ पे हमारे पास इंटरनल पर्सपेक्टिव में जो है वो शामिल होते हैं। इंटरनल पर्सपेक्टिव में हमें ये सब पता चलता है कि यार हमें कॉन्ट्रैक्ट्स कितने अच्छे से मिल रहे हैं, हमारे कंट्रोल्स कितने एफिशिएंट हैं, कंट्रोल्स पे ब्रीचेस कितनी हो रही हैं, कितनी तेजी से हम प्रोडक्शन अपनी जो है वो चला लेते हैं, कितना हम जस्ट इन टाइम चल रहे हैं, हमारी ऑर्डरिंग होल्डिंग कॉस्ट कितनी कंट्रोल में है, कितने बेहतर तरीके से हम अपनी ऑर्डरिंग और ये सारी चीजें करते हैं। ये सब ऑपरेशंस में आ जाता है। एंड सर व्हेन आई टॉक अबाउट ऑपरेशंस, तो ऑपरेशंस के अंदर क्या क्या शामिल है? ऑपरेशंस के अंदर आपके पास आपका इनबाउंड, आपका आउटबाउंड यानी कस्टमर तक गुड्स पहुंचाना, आपकी प्रोडक्शन, आपका ये इनबाउंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स हो गया पूरा, प्रोडक्शन, ये तीनों मिला लो पूरी सप्लाई चेन हो जाती है, पूरा सप्लाई चेन आ गया ये आपका। फिर आपकी सेल्स, ठीक हो गया, सेल्स हो गई। और फिर उसके बाद आपकी आफ्टर सेल्स, आफ्टर सेल्स में कंप्लेन मैनेजमेंट, फीडबैक मैनेजमेंट, रिटर्न्स की पॉलिसी, ये सब चीजें आ जाती हैं। सेल्स के अंदर कस्टमर तक वो चीज सही तरीके से पहुंची, ये वो वारंटी क्लेम्स वगैरह क्या है क्या नहीं है, सारा कुछ यहाँ पे शामिल होता है। इनबाउंड सारा रॉ मटेरियल लेकर आना होता है, आउटबाउंड और फिर आपकी प्रोक्योरमेंट वगैरह। अब मिसाल के तौर पे अगर एक कंपनी अपने इनबाउंड को इवेल्युएट करती है, तो इनबाउंड को इवेल्युएट करने में वो हो सकता है कॉस्ट की सेविंग ले आए, सस्ती ट्रांसपोर्टेशन ले आए। अगर वो प्रोक्योरमेंट को इवेल्युएट करती है, तो हो सकता है वो ऐसा सप्लायर ढूंढ के ले आए जो अच्छी क्वालिटी की चीज सस्ते में दे रहा है। अगर वो आउटबाउंड को इवेल्युएट करती है, तो हो सकता है कि वो अपनी कॉस्ट कम कर ले, कस्टमर की डिलीवरी को और बेहतर बना दे। अगर वो प्रोडक्शन को देख रही है, तो हो सकता है वो अपनी प्रोडक्शन का टाइम कम कर दे, अपनी वेस्टेज कम कर दे, ऑन ऑन ग्राउंड आइडल लेबर, जो फारिग लेबर बैठी होती है, उसका टाइम जो है वो कम कर दिया जाए। फिर सेल्स के अंदर इस तरीके से प्रोडक्ट सही तरीके से डिलीवर हो रहा है नहीं हो रहा, कस्टमर तक चीज पहुंच रही नहीं पहुंच रही, ये सारी चीज यहाँ पे जो है वो फिगर की जाती है, फिगर आउट की जाती है। तो बैलेंस स्कोर कार्ड और कुछ नहीं है, बल्कि नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। फाइनेंशियल एंगल देखना है, नॉन फाइनेंशियल एंगल के अंदर फिर आपके पास कस्टमर्स को देखना है, इंटरनल पर्सपेक्टिव देखना है, और फिर तीसरा आता है इनोवेशन और लर्निंग का पर्सपेक्टिव, कि हम कितना इनोवेट कर रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं। इनोवेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव। अगर आप डिसेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं,
अगर आप डिसेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं, आपका कस्टमर आपसे खुश है और आपके इंटरनली ऑपरेशंस और चीजें भी अच्छी हैं, तो अब चौथी चीज आ जाती है ग्रोथ एंड इंप्रूवमेंट्स, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, मजीद चीजों में आगे बढ़ना, मजीद नई से नई चीज लेके आना। जैसे कस्टमर्स ने जब ये डिलीवरी वाली चीज कर दी और फास्टेस्ट डिलीवरी करने लगे, रिटर्न रिफंड के ऊपर तंग नहीं किया, वैरायटी बहुत लाने लगे, फिर वो सब्सक्रिप्शन पर गए। Amazon प्राइम गालिबन उसको कहा जाता है। सब्सक्रिप्शन पे गए, सब्सक्रिप्शन उन्होंने कहा जी आप अगर ये सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो इतने इतने टाइम में आपको ये चीज डिलीवर हो जाएगी, और फिर ऑफर्स वगैरह ये सारी चीजें देना शुरू की। फिर वो Amazon गो की तरफ गए, उनके स्टोर्स हैं बाकायदा, लोग स्टोर में एंटर होते हैं, कोई लाइन नहीं, स्टोर से बाहर निकलते हैं, कोई लाइन नहीं, आपके पास Amazon का कार्ड पड़ा हुआ है, पैसे खुद ही चार्ज हो जाएंगे आपके अकाउंट से, खुद ही पैसे आपके अकाउंट से जो है वो चार्ज हो जाएंगे। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में चौथी चीज आ जाती है इनोवेशन लर्निंग पर्सपेक्टिव। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आपकी ग्रोथ आती है, इसके अंदर आपके प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट आती है, इसके अंदर आपकी मार्केट डेवलपमेंट आती है, इसके अंदर आपकी सारी ये इस तरह की चीजें आ जाती हैं कि आप नई मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट को लेकर जाएं, आप नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेकर आएं, अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव से इंप्रूव करते चले जाएं, कस्टमर के फीडबैक को एनालाइज करके। तो ये तीन नेसेसिटीज हैं, होना लाजमी है। अगर आपका फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव ठीक नहीं होगा, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आपके कस्टमर्स आपसे खुश नहीं होंगे, आप बहुत शॉर्ट लिव्ड प्रॉफिट कमाएंगे, एक वक्त आएगा खत्म हो जाएंगे। इंटरनल पर्सपेक्टिव अगर आपका बेहतर नहीं है, एक वक्त आएगा आपका ह्यूमन कैपिटल आपसे लूज हो जाएगा, आपके ऑपरेशंस खराब हो जाएंगे। और यहां पर अगर आप इनोवेशन को ध्यान नहीं रखते तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक वक्त आएगा आपको कोई कुचल के चले जाएगा, जिस तरीके से एप्पल ने, सैमसंग ने नोकिया का असर किया, जिस तरीके से डीएसएलआर कैमराज ने कोडैक का हाल किया। बिल्कुल ही फारिग हो गई कंपनी, किसी को पता भी नहीं है। कभी ये रुए जमीन पे सबसे बड़ी कंपनीज हुआ करती थी, सबसे बड़ी कंपनीज हुआ करती थी। तो बहरहाल बैलेंस स्कोर कार्ड ये बैलेंस्ड अप्रोच बताता है। आपके सामने कस्टमर्स का डेटा मौजूद है, आपके सामने कंपनी का डेटा मौजूद है, आपने ये इवैल्यूएट करना है हाउ सेटिस्फाइड इज द कस्टमर, आपने ये इवैल्यूएट करना है हाउ गुड आर द ऑपरेशंस, आपने ये इवैल्यूएट करना है हाउ साउंड आर द फाइनेंशियल्स, और आपने ये इवैल्यूएट करना है हाउ ग्रोइंग इज द कंपनी, कितना वो अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, कितना कस्टमर सेटिस्फाइड है, कितना जो है वो एम्प्लॉइज और ऑपरेशन सही तरीके से चल रहे हैं, वो खाता सही चल रहा है, और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में कितना रोल है, कितना नहीं है, कितना अच्छे तरीके से चल रहा है। ये चीजें इवैल्यूएट करके आपने वर्ड्स में अपने एक्सप्लेन करनी है। सिर्फ ये है बैलेंस स्कोर कार्ड, और कुछ भी नहीं। सिंपल एज दैट। किसी का कोई सवाल इसके हवाले से? फिर हम परफॉर्मेंस पिरामिड की तरफ मूव करते हैं, उसके बाद सवालात की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, वैल्यू चेन एनालिसिस से हमें इन चीजों का पता चलता है। वैल्यू चेन एनालिसिस इज द टूल। मकसद क्या है? परफॉर्मेंस को मेजर करना। सर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो हमें आंसर में इन सब एस्पेक्ट्स को इवैल्यूएट करना होगा, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको डेटा से पता चल जाएगा कि वो बैलेंस स्कोर कार्ड के थ्रू आपसे इवैल्यूएट करवा रहा है, और अमूमन आई कैप रिक्वायरमेंट में लिख ही देता है कि आप इसके थ्रू इवैल्यूएट कर लें, तो बिल्कुल आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब आओ हम मूव करते हैं टुवर्ड्स परफॉर्मेंस पिरामिड।